हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू के रिकैप्स। और आज हम बात करने वाले हैं रशियन फैंटेसी मूवी विश ऑफ द फेयरी फिश। सीजा एक सुंदर मछली से शादी करने का सपना देखता है और उस सुंदरी के लिए एक अंगूठी भी तैयार करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बागी होकर गुस्से में उसके क्षेत्र से भाग गई है। वह उसे पृथ्वी पर सभी जल स्रोतों में खोजने का आदेश देता है। इस बीच नदी के किनारे एमिलिया रहता है, जबकि उसके पिता एक अंधे लोहार जो सुबह से काम कर रहे हैं। लड़का चुपके से घर से बाहर निकलकर स्लेजिंग करने जाता है, लेकिन पिता उनके कदमों की आवाज सुन लेता है और जांच करता है। अगर लड़का इतना बड़ा हो गया है कि एक सहायक बन सकता है, तो एमिलिया छोटा होने का नाटक करता है और आदमी दुखी होता है कि किसी दिन जब वह बड़ा हो जाएगा। एमिलिया नदी की ओर जाता है और अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी डालता है, लेकिन कोई मछली नहीं पकड़ी जाती है। लड़का इस बारे में शिकायत करता है और अचानक पानी में हलचल शुरू हो जाती है और बर्फ का एक खंभा गड्ढे से बाहर निकलता है और बर्फ एमिलिया पर गिरती है और एक बड़ी पाइप जादुई रूप से उसकी बाल्टी में दिखाई देती है। वह घर भागता है और चूल्हे में आग जलाता है और खाना पकाने के लिए तैयार हो जाता है। अचानक मछली उससे बात करती है और वह उसकी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए तैयार है। यदि वह उसे वापस नदी में छोड़ देता है, तो एमिलिया गलती से अपनी पहली इच्छा ये कहते हुए खर्च कर देता है कि वह शहर देखना चाहता है, लेकिन गाड़ी से उतरना नहीं चाहता। पाइक गाड़ी को झोपड़ी से बाहर निकालता है और शहर की ओर जाता है। एमिलिया गाड़ी से चिपक जाता है। जैसे ही वह जानवरों को देखकर राहगीरों को डराता हुआ सड़क पर दौड़ता है। ठंड से व्याकुल एमिलिया रुक जाता है और सर्दियों के बीच में गर्मियों की कामना करते हुए अपनी दूसरी इच्छा खर्च करता है। सड़क पर बर्फ की जगह हरी घास आ जाती है और सड़क एक नदी में बदल जाती है, जहां एमिलिया गिर जाता है। वह रेंगते हुए किनारे तक जाता है और परेशान होता है। उसने 2 इच्छाएं खर्च कर दी हैं और बदले में कुछ भी अच्छा नहीं मिला है। एमिलिया अपनी तीसरी इच्छा के बारे में सोच रहा होता है जब उसका सामना डाकुओं से होता है और कुछ भी मूल्यवान नहीं मिलता है। वे पाइक के साथ उसकी बाल्टी ले लेते हैं, लेकिन एमिलिया मछली को छोड़ना नहीं चाहता और वह बाल्टी पकड़ता है और भागने लगता है, लेकिन डाकू उसका पीछा करते हैं। एमिलिया पाइक को वापस नदी में फेंक देता है, लेकिन वह खुद पकड़ा जाता है और एक पेड़ पर उल्टा लटका दिया जाता है। जल्द ही उसे नदी की ओर से एक लड़की आती हुई दिखाई देती है। लड़की को मुक्त करती है और वह तुरंत पानी की ओर भागता है, अपनी मछली को खोजने की उम्मीद में। बेशक वो वहां नहीं है। लड़की खुद को वसीलिसा के रूप में पेश करती है और एमिलिया पाइक की आवाज पहचानता है। एमिलिया उसका दुपट्टा लेता है, जो वास्तव में एक खाल है, और अपनी तीसरी इच्छा राजकुमारी एन्फिसा से शादी करने की करता है, जो इस समय महल में जार की बेटी है। राजकुमारी एन्फिसा अंग्रेजी राजदूत का स्वागत कर रही है, लॉर्ड रोथमैन, जो उसे इस समय विदेशी उपहार पेश कर रहे हैं। लॉर्ड एक यंत्र का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे वास्तव में अंदर एक बौने द्वारा संचालित किया जाता है। एमिलिया और वसीलिसा जार के दरबार में पहुंचते हैं, बार पर चढ़ते हैं और देखना शुरू करते हैं कि क्या हो रहा है। इस बीच विदेशी यंत्र को पछाड़ना चाहते हैं। जार दावा करते हैं कि उनके पास कुछ बेहतर है, एक स्व बजाने वाला संगीत, और जो कोई भी इसे सुनेगा वह नाचना शुरू कर देगा। लॉर्ड ने इसे जार के आदेश पर देखने के लिए कहा। संगीत को लाया जाना चाहिए, भले ही वह जानता था कि उसके खजाने में ऐसा कोई जादुई उपकरण नहीं है। एमिलिया बार से नीचे कूद जाता है और अपनी बेटी एन्फिसा से शादी के बदले में एक चमत्कार लाने की पेशकश करता है। राजकुमारी एक आम आदमी की हिम्मत से हैरान है, लेकिन जार लड़के की बहादुरी और चपलता से प्रभावित है। वह एमिलिया के लिए सहमत होता है और लड़का बिल्ली की खोज करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वासिलिसा उसे चेतावनी देती है कि बिल्ली बहुत चालाक और खतरनाक प्राणी है। जब वह एक व्यक्ति से मिलता है तो उसे गाने के लिए एक गीत चुनने के लिए कहता है। यदि कोई उदास गीत चुना जाता है तो बिल्ली इसे गाती है। व्यक्ति सो जाता है और बिल्ली के जबड़े में मर जाता है, लेकिन अगर बिल्ली एक हंसमुख गीत गाती है तो व्यक्ति नाचना शुरू कर देता है और तब तक नहीं रुक सकता जब तक वे मर नहीं जाते। हालांकि इसके एमिलिया नहीं रुकता है और वासिलिसा उसके साथ जाती है। जल्द ही वे डार्क फॉरेस्ट तक पहुंचते हैं। ये सुनते ही लड़की एमिलिया को छोड़ देती है। वह झाड़ियों के बीच से अपना रास्ता बनाता है और जल्द ही बिल्ली बेयोन से मिलता है और उससे सवाल पूछता है। एमिलिया एक दुखद गीत चुनता है। बिल्ली गाना शुरू कर देती है, लेकिन लड़का अचानक उसके साथ गाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह वही गीत है जो उसकी माँ ने बचपन में उसके लिए गाया करती थी। यह महसूस करते हुए कि गीत लड़के को प्रभावित नहीं करता है, बिल्ली बेयोन रोती है और एमिलिया बिल्ली पर दया करता है और उसे कुछ दूध पिलाता है। बिल्ली स्वेच्छा से महल में जाने के लिए सहमत हो जाती है, अपनी खरीदी हुई वस्तुएं साथ ले जाती है। इस बीच सीजर के संदेशवाहक एक मेढक वासिलिसा को मिल जाता है।
वह उसे याद दिलाता है कि शादी के लिए सब कुछ तैयार है और उसे एक पोशाक चुनने की पेशकश करता है। और निकट आने पर एमिलिया उसकी बातचीत सुन लेता है और लड़की बताती है कि वह सीजर की कर्जदार है। उसने उसे जाल से बचाया और वह उससे शतरंज का खेल हार गई। एमिलिया ने आत्मविश्वास से घोषणा की कि वह आसानी से किसी को भी हरा सकता है, भले ही वह नहीं जानता कि शतरंज क्या है। कंपनी महल में वापस आती है, जहां लॉर्ड रोकमैन राजकुमारी अनफिसा को प्रपोज करते हैं। उन्हें एमिलिया और बेयोन बिल्ली के आने से बाधित किया जाता है। बिल्ली बटन्स दबाती है और सभी उपस्थित लोग नाचने लगते हैं। जार बेयोन को सुरक्षा के तहत छिपाने का आदेश देता है और बेयोन बिल्ली को बैटल कैट के रूप में नियुक्त करता है। वह एक साधारण किसान से शादी नहीं करना चाहती। अनफिसा एक तरकीब निकालती है और सबको याद दिलाती है कि वह एक जार की बेटी है और उसकी एक इच्छा उसके लिए काफी नहीं है। उसने दूसरी इच्छा पूरी करने के लिए समय मांगा। रात में अनफिसा अपनी मां सेरेना एग्रिपिना के भूत से मिलती है और एमिलिया के लिए एक असंभव कार्य लेकर आती है। सुबह में लॉर्ड एक अंग्रेजी जूस और भाप से चलने वाले सब्जी कटर के साथ जार को प्रभावित करने की कोशिश करता है, जिसके अंदर वही बौना है। जार को विदेशी यंत्र की श्रेष्ठता को स्वीकार करनी पड़ती है और फिर अनफिसा उसे एक जादुई मेजपोश की याद दिलाती है, जिसे फैलाने पर कोई भी भोजन बनता है। जार एमिलिया को बुलाता है और उसे मेजपोश को खोजने और महल में लाने का आदेश देता है। एमिलिया और वासिलिसा अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। लड़की उसे बताती है कि जादुई मेजपोश दो भाइयों का है, पीने वाला भाई और खाने वाला भाई। हालांकि दोनों भाई स्टोन सिटी में राज्य की सीमाओं से बाहर रहते हैं। यात्री जल्द ही आगे एक छोटा सा घर देखते हैं और मालिकों से कुछ भोजन मांगते हैं। बूढ़ा आदमी अल्पाहार की पेशकश करता है और बताता है कि उनके लिए यह एक कठिन वर्ष था। खेतों में कोई वसंत नहीं आया और बिना बोए रह गए। एमिलिया दोषी महसूस करता है और वासिलिसा जोड़े की वफादारी की प्रशंसा करती है। उनकी तुलना सुई और धागे से करती है, लेकिन लड़का उसे आश्वासन देता है कि वह और राजकुमारी और भी बेहतर होंगे। वह फौज में काम करेगा और अनफिसा घर की देखभाल करेगी और बच्चों की परवरिश करेगी। वासिलिसा केवल उसके सपनों पर हंसती है। जल्द ही यह जोड़ा रूसी भूमि के अंत का संकेत देने वाले एक संकेत के साथ एक छोटे से पुल के पास पहुंचता है। लड़की उसे बताती है कि जो भी पुल पार करता है वह रूसी भाषा भूल जाता है और केवल एक विदेशी भाषा में ही बात कर सकता है, लेकिन एमिलिया उसे विश्वास नहीं करता है। लेकिन वासिलिसा आगे बढ़ती है और एमिलिया से समझ से बाहर की भाषा में बात करती है। जल्द ही वे पत्थर के शहर में पहुंच जाते हैं, जहां वे देखते हैं दो आदमी जो लगातार उन्हें खाते हुए शिकायत करते हुए सुनते हैं कि वे इस तरह के जीवन से कितना थक गए हैं और वे चाहते हैं कि कोई उनसे मेजपोश ले ले। एमिलिया उनके पास आता है और जादुई मेजपोश को जब्त करने की कोशिश करता है, लेकिन मोटे ने उस पर एक नारियल फेंक दिया और वह बेहोश हो जाता है। फिर वासिलिसा ने उनसे झरने का पानी मांगा। वे उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं और वे शर्मिंदा होते हैं। याद करते हैं कि वे एक बार बहादुर सैनिक हुआ करते थे, जिन्होंने तुर्की सुल्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब वे इतने मोटे हो गए हैं कि वे स्टोन सिटी के बाहर भी नहीं जा सकते। उन्होंने वासिलिसा से मेजपोश लेने के लिए कहा और आखिरी पल में मोटे लोगों ने अपना मन बदल दिया, लेकिन वासिलिसा भागने में सफल हो जाती है। मेजपोश और एमिलिया दोनों को अपने साथ ले जाती है। इस बीच लॉर्ड अनफिसा को लंदन के बारे में बताते हैं और वह विदेश जाने का सपना देखती है। एमिलिया अपनी दुल्हन के लिए फूल चुनने का फैसला करता है, जो वासिलिसा को पसंद नहीं है। लड़की लड़के की आंखें खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह ये नहीं मानता कि राजकुमारी उसे मारना चाहती है। वह भाषण पढ़ता है। वह अपनी दुल्हन को शादी पर देने की योजना बना रहा होता है और वासिलिसा सहमति के साथ जवाब देती है। हालांकि वह तुरंत खुद को ठीक करती है, उसे याद दिलाती है कि वह किसी और से शादी करना चाहती है। एमिलिया को पहली बार संदेह होता है। बाद में राजकुमारी को सूचित किया जाता है कि एमिलिया शहर में वापस आ गया है। वह और जार चौक की ओर दौड़ते हैं और लड़के को शहर के लोगों को भोजन वितरित करते हुए देखा जाता है, जो कि जादुई मेजपोश ने बनाया था। जार अपनी बेटी से लड़के के प्रति अपने रवैये पर पुनर्विचार करने के लिए कहता है, लेकिन वह एक आम आदमी के लिए अपने पिता की प्रशंसा को नहीं समझती है। और फिर वह बाद में अपनी मां के पास जाती है। अनफिसा घोषणा करती है कि वह इस शर्त पर शादी के लिए सहमत होने के लिए तैयार है कि दूल्हा मेरी मां से परलोक से आशीर्वाद लेकर आए। जार की निराशा के बावजूद एमिलिया इस शर्त को भी पूरा करने का वादा करता है। रात में वासिलिसा उसे बताती है कि मृतकों के राज्य तक कैसे पहुंचा जाए, उसे चेतावनी देते हुए कि वहां से कोई भी कभी वापस नहीं आया है। एमिलिया अपनी तीसरी इच्छा के बारे में सोचता है, लेकिन इसे बचाने का फैसला करता है।
रास्ते में एमिलिया और वासिलिसा अपने पिता से मिलने जाते हैं, लेकिन लड़का चुप रहता है, उम्मीद करता है कि उसके पिता उसकी उपस्थिति को नोटिस नहीं करेंगे। बूढ़ा आदमी वासिलिसा को मेज पर आमंत्रित करता है और एमिलिया के बारे में केवल अच्छी बातें बोलता है। फिर वह अपने बेटे को पुकारता है क्योंकि वह उसे अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिल से देखता है। एमिलिया ने अपने कुकर्मों के लिए क्षमा मांगी और फिर अपने पिता की दृष्टि बहाल करने की अपनी अंतिम इच्छा रखता है। वासिलिसा इसे पूरा करती है। बाद में जब दोनों नदी पर पहुंचते हैं, एमिलिया लड़की को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है और उसकी खाल वापस कर देता है, लेकिन वह फिर भी उसके साथ चलती रहती है। जल्द ही वे कोश्चाई के राज्य में पहुंच जाते हैं, जो मृतकों का क्षेत्र है। कोश्चाई उनसे मिलने के लिए बाहर आता है और यह पता चलता है कि वासिलिसा उसकी बेटी है। उसने उसे एक पाइक में बदल दिया क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी और वह हमेशा नटखट बच्ची रही है। लड़की ने उसे सेरेना एग्रिपिना की आत्मा को बुलाने के लिए कहा। वह उसकी फाइल देखता है और पाता है कि एग्रिपिना एक आम लड़की के रूप में पैदा हुई थी, लेकिन सेरेना के रूप में उसने आम लोगों पर बहुत अत्याचार किया, जिसके लिए उसे अनंत भूख से दंडित किया गया था। कोश्चाई ने एग्रिपिना को बुलाया और एमिलिया ने उसकी बेटी से शादी करने का आशीर्वाद मांगा, लेकिन सेरेना ने मना कर दिया। कोश्चाई को एहसास हुआ कि उसकी बेटी खुद के लिए नहीं मांग रही थी और उसके लिए खेद महसूस करता है। भोजन के साथ एग्रिपिना को ताना मारता है और शाप से मुक्त करने का वादा करता है। वह अंततः एक ट्रे के प्रतिबिंब में उनके सामने प्रकट होकर जार इन्फिसा और लॉर्ड को अपना आशीर्वाद देती है और इसकी पुष्टि करती है। जार खुशी से झूम उठता है। वासिलिसा अपने पिता को अलविदा कहती है। वह उसे याद दिलाता है कि एमिलिया वह सब कुछ भूल जाएगा जो उसने देखा है और वासिलिसा सहित सभी को भूल जाएगा। रास्ते में लड़की एमिलिया को इसके बारे में बताती है और वह भयभीत हो जाता है। इस बीच क्रोधित इन्फिसा ने अग्रापिना को बुलाया और अटारी को साफ करने और उसे हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल देने की धमकी दी। फिर सेरेना ने स्वीकार किया कि लड़के के पास एक जादुई सहायक है, इसलिए चूंकि एमिलिया ने जादू की मदद से अपने कार्य पूर्ण किए हैं, इसलिए उसे मौत की सजा दी जा सकती है, लेकिन उसे जादूगरनी के विचार में अधिक दिलचस्पी थी। सुबह में एमिलिया नाव में जागता है और वासिलिसा को नहीं पहचानता है। वह चला जाता है और वासिलिसा एक बार फिर एक पाइक में बदल जाती है और पानी में कूद जाती है। सीजा आगामी शादी के बारे में खुश है, लेकिन दुल्हन फिर से छिप रही है। इस बीच एमिलिया इन्फिसा के पास आता है और अचानक स्वीकार करता है कि उसे किसी और से प्यार हो गया है, लेकिन वह याद नहीं कर पा रहा कि वास्तव में कौन है, जैसे कि वह मोहित हो गया हो। राजकुमारी इस शब्द को पकड़ लेती है और गार्ड को लड़के को पकड़ने का आदेश देती है। एमिलिया को चौक पर ले जाया जाता है और यह घोषणा करने के बाद कि जादू की मदद से किए गए उसके सभी कार्य निरर्थक हैं, उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। जो कुछ हो रहा है उससे दुखी होकर जार वहां से चला जाता है और अपने अंतिम शब्दों में एमिलिया अपने बचपन और अपने पिता को याद करता है, कुछ महत्वपूर्ण यादों को समझने की कोशिश करता है और फिर वासिलिसा स्क्वायर में प्रकट होती है, एक बार फिर सीज से बचकर और एक मानव रूप धारण करके। लड़की एमिलिया के जीवन के बदले में इन्फिसा को अपनी सेवा प्रदान करने के लिए कहती है और इन्फिसा सहमत हो जाती है और एमिलिया को छोड़ देती है। लड़के को गेट से बाहर फेंक दिया जाता है। अपनी पहली इच्छा के साथ इन्फिसा खुद को सेरेना बनाती है। जार का मुकुट छीन लिया जाता है और उसे एक टावर में बंद कर दिया जाता है और इन्फिसा की दूसरी इच्छा इंग्लैंड के राजा की पत्नी बनना है। बैगपाइपर्स तुरंत ब्रिटिश शासक से शादी का प्रस्ताव देने वाला पत्र लेकर गेट में प्रवेश करते हैं और लॉर्ड रोकमैन को डिशवॉशर के रूप में नियुक्त किया जाता है। अभी के लिए इन्फिसा यहीं रुक जाती है। इस बीच एमिलिया अपने पिता के पास लौटता है और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को याद करने की कोशिश करता है। खाने वाला आदमी और पीने वाला आदमी जो अब पतले हो गए हैं, शादी में आए थे या जो कुछ हुआ उससे दुखी था लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। और केवल जब वह अपने पिता को सुई और धागे के बारे में वासिलिसा की पसंदीदा कहावत कहते हुए सुनता है, क्या उसे अचानक वासिलिसा की याद आती है। एहसास होता है कि वह उससे प्यार करता है, राजकुमारी से नहीं। वह शहर की ओर भागता है, वह अपने पिता से मिलता है। वो गाड़ी पर सवार होते हैं जो कि दो मोटे भाइयों द्वारा धकेली जा रही थी और फिर वे चारों लोग द्वार तोड़ देते हैं और एमिलिया वासिलिसा को बुलाता है। लड़की हैरान हो जाती है कि वह उसे अभी भी याद कर सकता है, लेकिन इन्फिसा उसे आखिरी इच्छा याद दिलाते हुए रोक देती है। हालांकि एमिलिया राजकुमारी से डरता नहीं है, क्योंकि भले ही वह उसे नष्ट कर दे, वह उसके दोस्तों को कुछ नहीं कर सकती। तब राजकुमारी खुद वासिलिसा की तरह एक जादूगरनी बनने की इच्छा रखती है और इन्फिसा तुरंत एक पाइक में बदल जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी नई शक्ति बेकार है क्योंकि वह केवल अन्य लोगों की इच्छाओं को पूरा कर सकती है।
अनफिसा एक नौकर को अपने पास बुलाती है और उसे उसके बाद दोहराने का आदेश देती है। पाइक उसे अपनी इच्छा बताती है, लेकिन वह कुछ खबास की इच्छा रखता है और पाइक से एक पति खोजने के लिए कहा, लेकिन वह है और तुरंत सीजर एक कुएं से प्रकट होता है और अनफिसा को अपने राज्य में ले जाता है। वह विरोध करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह एक राजा के साथ है जो उसकी रानी बनने के लिए सहमत हो जाती है, जिससे वासिलिसा का शाप टूट जाता है। एमिलिया अपना भाषण दोहराता है, जिस पर लड़की एक बार सहमत हो जाती है और अपनी दुल्हन को किस करता है और फियोपन फिर से जार बन जाता है। अंग्रेजी लॉर्ड घर चला जाता है और एमिलिया और वासिलिसा स्टोव पर अपने हनीमून पर चले जाते हैं। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल KK Recaps and please comment for recommendations, improvements and advice regarding content. Thanks for watching and see you again.